नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो नई सीरीज में फिर से शुरुआत करते हैं। 1 से लेके 100 प्रश्न। पहला प्रश्न, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? लोथल, आलमगीरपुर, रोपड़ और राखेगढ़ी। तो उत्तर प्रदेश में मित्रों जो स्थित है, अनुमान लगाइए, वह है आलमगीरपुर। और ये मित्रों आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। और यही आलमगीरपुर सबसे पूर्वी सीमा भी कही जाती है। हिंडन नदी के किनारे है मित्रों, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की। सेकंड, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं? लोथल, सुरकोड्डा, रंगपुर, आलमगीरपुर। तो घोड़े की हड्डियां मित्रों मिली हैं कहाँ से? सुरकोटड़ा से। और सुरकोड्डा कहाँ पे है मित्रों? यह है गुजरात में। और यहाँ से मित्रों जो घोड़े की हड्डियां तो मिली हैं, जबकि राना गुंडई से एक जगह है राना गुंडई, वहाँ से घोड़े का जबड़ा व दांत मिला है। और इससे ये भी प्रतीत होता है मित्रों कि सैंधववासी घोड़े से परिचित थे। और लोथल व रंगपुर से क्या मिला है? धान की भूसी। क्वेश्चन 3, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता, शतुद्री, विपाशा, अश्वनी। तो सही उत्तर क्या है? सतलज नदी का प्राचीन नाम आपके मित्रों शतुद्री है। और ऋग्वेद के मित्रों 10वें मंडल में नदी सूक्त का वर्णन किया गया है। किस सूक्त में? 10वें मंडल में। और सतलज नदी पूर्व की नदी थी, शतुद्री नाम था। और ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। कितनी नदियों का? 25 नदियों का। वितस्ता को झेलम, झेलम, विपाशा को मित्रों व्यास, व्यास, और चिनाब नदी को अश्कनी, अश्वनी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चिनाब नदी थी मित्रों, अश्कनी। फोर्थ, महासांघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ? वैशाली, बोधगया, सारनाथ और राजगिरी। तो सही उत्तर महासांघिक स्कूल आपका है वैशाली में स्थित है। और इसके अध्यक्ष मित्रों, जो ये महासांघिक स्कूल जो बौद्ध धर्म से संबंधित था, इसके जो अध्यक्ष थे वो सर्वकामी थे, सर्वकामी। और अगर हम कहें कि यहाँ पे जो मतभेद था वो अनुशासन को लेके बौद्ध धर्म में था, और अस्थावीर और महासांघिक 2 भागों में बंट गया था। फिफ्थ, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर दरबारी कवि थे? महेंद्रपाल, महेंद्र वर्मन, दंतिदुर्ग, हर्ष। तो काव्य मीमांसा के लेखक आपके अनुमान लगाइए मित्रों, थे महेंद्र पाल। और ये जो महेंद्र पाल थे मित्रों, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक में महत्वपूर्ण स्थान था। और इन्हीं के समय में राजशेखर ने, जो राजगुरु भी थे महेंद्र पाल के, और इन्होंने कपूर मंजरी, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, हरिविलास प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की, जिसमें से कपूर मंजरी प्राकृत भाषा में था मित्रों, और बाकी की सारी रचनाएं संस्कृत में हैं। याद रखिएगा, कपूर मंजरी, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, हरिविलास। कर्पूर मंजरी प्राकृत में, बाकी अन्य संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन 6, प्रबोध चंद्रोदय की रचना हुई थी चंदेल शासकों के राज्यकाल में, प्रतिहार शासकों, गुप्त शासकों, सातवाहन शासक। तो प्रबोध चंद्रोदय की रचना मित्रों ये हुई थी आपके चंदेल शासकों के राज्यकाल में। और ये जो प्रबोध चंद्रोदय की रचना है मित्रों, ये चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के राज्यकाल में हुई। और इसके लेखक, जो लेखक थे वो कृष्ण मिश्र थे।
और चंदेल शासकों को मित्रों ये जो कहा जाता है कि मंदिर निर्माण के काल, इनका जो काल था मंदिर निर्माण का काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऊपर लिखित में कोई नहीं। तो गुप्त शासकों में जिसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है वो है आपका समुद्रगुप्त। और ये भी कह सकते हैं मित्रों कि ये जो समुद्रगुप्त था इसकी माता कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वीणा बजाने में निपुण भी था। और इसके बारे में जानकारी, समुद्रगुप्त के विषय में जो जानकारी मिलती है वो प्रयाग प्रशस्ति और एरण अभिलेख है। क्वेश्चन 8, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था अशोक के काल में, कनिष्क के काल में, हर्ष के शासन काल में, अजातशत्रु के शासन काल में। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन आपके हुआ बी कनिष्क के काल में। और ये जो चतुर्थ बौद्ध संगति है हुई वो प्रथम शताब्दी, पहली शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और उस समय मित्रों ये जो कनिष्क था ये किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश। तो याद रखिए 1 के हो गया इसका, पहली शताब्दी और दूसरा कश्मीर कुंडलवन कुषाण वंश। तो इसको, और इस संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की। किसने की? वसुमित्र ने। और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बहुत सिंपल सा है मित्रों, कई बार ये आ चुका है। संगति की अध्यक्षता किसने की? तो वसुमित्र ने। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। कभी कभी कंफ्यूजन यही होता है मित्रों अध्यक्षता और उपाध्यक्ष में। और इसी संगति में मित्रों, इसी चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया, हीनयान और महायान। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये संगति है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 9, पल्लव रथ मंदिर स्थित है कांचीपुरम में, मदुरई में, महाबलीपुरम में या फिर तंजौर? तो पल्लव रथ मंदिर आपका है सी महाबलीपुरम में। और इसका निर्माण मामल्ल शैली के अंतर्गत, महाबलीपुरम मामल्ल शैली के अंतर्गत जो करवाया गया वो नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया गया। एकास्मक है। एकास्मक का मतलब मित्रों एक ही पूरे पत्थर से यह मंदिर बना हुआ है। इसकी संख्या 8 है। धर्मराज रथ, जिसको युधिष्ठिर रथ भी कहा जाता है, सबसे बड़ा है और सबसे छोटा द्रौपदी का रथ है। और प्रथम बार मित्रों, फर्स्ट वाले जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है, प्रथम बार धर्मराज रथ पर ही पिरामिड के अनुसार का शिखर बना है। 10th, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए? तो गुप्त, सातवाहन, कुषाण, मौखरी। तो सही उत्तर क्या है आपका? बी सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए। और इन्होंने मित्रों कह सकते हैं कि स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया। लेकिन ये कुषाणों की तरह तो सोने के सिक्के नहीं चलाए, लेकिन धातु के रूप में प्रयोग सोने का जरूर से किया। प्रोटीन, तांबे और कांसे के सिक्के भी इनके मिलते हैं। क्वेश्चन 11, हर्ष के शासन के समय वल्लभी का शासक कौन था? शशांक, ध्रुवसेन द्वितीय, भास्कर वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय। तो हर्ष के समय मित्रों वल्लभी का शासक जो था बी ध्रुवसेन द्वितीय था। और ये जो ध्रुवसेन द्वितीय था ये किस वंश से संबंधित था मित्रों? तो ये संबंधित था मैत्रेय वंश से। और मैत्रेय वंश के जो राजा ध्रुवसेन द्वितीय थे उनके शासनकाल में कौन आया था? वेनशांग आया था। और वेनशांग ने इसे हर्ष का दामाद बताया था मित्रों। और भास्कर वर्मन और हर्ष मिलकर किसे हराए थे? शशांक को हराए थे। तो काफी पेचीदा है, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है।
क्वेश्चन 12, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें सार्थवाह शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख, मथुरा स्तंभ, मानकुवर या दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख। तो सार्थवाह शब्द प्रयुक्त हुआ है आपका मित्रों डी, दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख। और इसी लेख से मित्रों ज्ञात होता है कि विषयपति एक विषय समिति के माध्यम से विषयपति जो था एक विषय समिति के माध्यम से शासन चलाता था, और जिसके जो सदस्य थे वो इस प्रकार हैं, जैसे नगर श्रेष्ठी नगर के व्यापारी दल का मुखिया, सार्थवाह व्यवसायियों का प्रधान, प्रथम कुलिक कारीगरों का प्रधान जिसको मुख्य शिल्पी भी कहते थे, प्रथम कायस्थ लिपिकों का प्रधान था। और ये जो सभी सदस्य हैं, चार जो सदस्य, नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ, ये विषय महत्तर कहे जाते थे। और यह ताम्रपत्र जो दिया है दामोदरपुर ताम्रपत्र, ये किससे संबंधित है? मुख्यतः मित्रों ये भूमि दान से संबंधित है। किससे? भूमि दान से। 13th, वाक्पति मुंज एवं सिंधुराज के दरबारी कवि पद्मगुप्त रचनाकार थे। पृथ्वीराज रासो, पिंगल सूत्र, नव सासांक चरित्र, प्रबंध चिंतामणि। तो सही उत्तर वाक्पति मुंज एवं सिंधुराज के दरबारी कवि पद्मगुप्त रचनाकार थे आपके सी, नव सासांक चरित्र के। और ये पद्मगुप्त जो वाक्पति मुंज और सिंधुराज दोनों के यहाँ पे दिया हुआ दरबारी कवि थे। और इसमें मित्रों एक ये भी कह सकते हैं कि वाक्पति जो मुंज थे हूणों और चालुक्यों को पराजित किया, और वाक्पति मुंज की उपाधि मित्रों अमोघ वर्ष थी, और ये दोनों ही बड़े साहित्य प्रेमी भी थे। 14th, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ था? कनिष्क, हुविष्क, वासुदेव, मिनांडर। तो जो शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ था वह है आपका डी, मिनांडर। और मिनांडर का जो है मित्रों बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम भी आता है, और बौद्ध भिक्षु नागसेन ने इसी मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, इसीलिए ये प्रभावित भी था जो नागसेन से। और प्रसिद्ध जो बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, याद रखिएगा नाम, मिलिंद पन्हो में जो बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं मिनांडर की वृहत वार्ता का वर्णन मिलता है, जिसमें मिनांडर सवाल करता है जिसका उत्तर नागसेन बड़ी सहजता से देता है, और इसी के बाद प्रभावित होकर मिनांडर जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। 15th, उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था रथ सेना नायक, संदेशवाहक, ग्राम का मुखिया, वित्त मंत्री। तो उत्तर वैदिक काल में जो पालागल से आपका तात्पर्य है, अनुमान लगाइए, बी, संदेश वाहक। और इसी संदेशवाहक से मित्रों, संदेशवाहक से समझ में आ रहा है कि सारी जानकारियां राजा को समय पर मिलती थी, और यही जो पालागल होते थे घटनाओं का जो संदेश देने के लिए हमेशा तत्पर भी रहते थे। क्वेश्चन 16 सुमेल करने को दिया हुआ है, तो देख लीजिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ये अथर्ववेद, तो सभी के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आपको मैच कराना है। तो ऋग्वेद का मित्रों आपको किससे मैच करेगा? ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण। सामवेद किससे मैच करेगा? पंचविश्व ब्राह्मण। यजुर्वेद किससे मैच करेगा मित्रों? यह आपका शतपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद गुपत ब्राह्मण। 17th, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है मध्य पाषाणिक से, नवपाषाणिक से, ताम्रपाषाणिक या प्रारंभिक ऐतिहासिक से। तो गंगा घाटी की नरहन संस्कृति आपके संबंधित है, अनुमान लगाइए, सी, ताम्रपाषाणिक से। और नरहन जो संस्कृति है मित्रों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है,
और यह संस्कृति प्रारंभिक जीवन वृत्ति को दर्शाता है। और इसी संस्कृति से स्तंभगर्त तथा चूल्हों के साथ नरकुल तथा मिट्टी के मकानों के अवशेष मिले हैं। नरकुल मित्रों एक प्रकार का जो पौधा होता है, हमारे यहाँ जैसे नहर वगैरह है, कैनाल जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं, वहाँ पे अनायास ही उग जाता है। बड़े बड़े पौधे होते हैं सरपत की तरह, और मिट्टी के जो ऊपर मकान बनते हैं तो उस पर पहले लगा के फिर मिट्टी का लेप लगाते हैं। तो वही है, नरकुल तथा मिट्टी के मकानों के अवशेष भी मिले हैं। 18 प्रथम जैन संगति हुई थी। राजगृह, पाटलिपुत्र, वल्लभी, वैशाली। तो आसान सा सवाल है मित्रों, प्रथम जैन संगति आपकी हुई प्रथम, यहाँ भी प्रथम है और सिर्फ प्रथम, ये भी हो गया पाटलिपुत्र में। और ये कब हुई थी मित्रों? ये हुई थी 300 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ था। और यह जो सभा हुई थी स्थूलभद्र एवं संभूति विजय 2 जैन भिक्षु के निरीक्षण में हुई थी। और इसी में मित्रों जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में बंट गया। अब ये देखिए, जो यहाँ संगति हुई पहली ही संगति में बंट गया, और बौद्ध धर्म में कितनी कौन सी संगति? जो चौथी संगति, मतलब उनकी आखिरी और इनकी पहले में ही बंट गए, वो आखिरी में बंटे। तो ऐसे तालमेल करके मित्रों याद रखेंगे, कुछ भी किसी का किसी के साथ अगर रिलेशन बनाएंगे मित्रों तो जल्दी याद होगा और सही भी रहेगा। क्वेश्चन 19 विक्रमांक देव चरित का लेखक कौन था? कल्हड़, विल्हड़, राजशेखर, बाणभट्ट। तो विक्रमांक देव चरित का लेखक आपके थे मित्रों भी विल्हड़। और विल्हड़ के बारे में ये कह सकते हैं कि इस पुस्तक में, इस विक्रमांक देव चरित पुस्तक में उसने कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश जो विक्रमादित्य षष्ठ थे, विक्रमादित्य षष्ठ 6th, उनके चरित्र का वर्णन है। उन्हीं के दरबार में रहते थे और इनके बारे में लिखना आरंभ किया। 20 वत्स महाजनपद की राजधानी स्थित थी। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वाराणसी, कुशीनगर। तो वत्स महाजनपद की राजधानी मित्रों कहाँ थी? वहाँ लगाइए कौशाम्बी में भी। और 16 महाजनपदों में से एक था मित्रों, और इसकी राजधानी कौशाम्बी दिया ही हुआ है। और 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौन कौन से थे महाजनपद के? कौशल, मगध, वत्स और अवंती। ये वत्स भी उनमें से एक था। और बुद्ध काल में मित्रों यहाँ का शासक कौन था? उदयन। 21 निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम, ऊपर लिखित में कोई नहीं। तो जिस पल्लव शासक ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था वो है आपका बी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और ये कह सकते हैं कि जो शैली थी मित्रों, उस शैली को कहा जा सकता है राजसिंह शैली। और इसी शैली के अंतर्गत मंदिरों का जो विकास हुआ, ठीक है, राजसिंह नरसिंह वर्मन द्वितीय नाम भी था इसका, इसीलिए इस शैली को राजसिंह शैली भी कहते हैं। और इस मंदिर में मित्रों वास्तुकला की सभी विशेषताएं कह सकते हैं कि हैं, जितनी भी वास्तुकला की विशेषताएं हैं इसी कैलाशनाथ मंदिर में आपको मिलती हैं। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक और मंदिर का निर्माण कराया था, महाबलीपुरम में शोर मंदिर मित्रों का निर्माण भी कराया। 22 निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि विचित्र चित्त थी? नरसिंह वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम। तो सही उत्तर क्या होगा? महेंद्र वर्मन प्रथम, डी। विचित्र चित्र इनकी उपाधि थी। और एक और उपाधि थी मित्रों विचित्र चित्र के सिवा, मत्त विलास, मत्त विलास की भी उपाधि धारण की थी। और पुलकेशिन द्वितीय ने इसी महेंद्र वर्मन को पराजित किया था, जिसके कारण पल्लव और चालुक्य वंश का संघर्ष भी प्रारंभ हो गया।
और पल्लव की राजनीतिक जो सत्ता का केंद्र था वो क्या था मित्रों? वो था कांची। और भी अगर बातें याद करें तो सबसे प्रभावशाली शासक पल्लव वंश का नरसिंह वर्मन प्रथम था, और महेंद्र वर्मन जो प्रथम है तो दिया ही हुआ है यहाँ पे। और ने मत्त विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्त विलास प्रहसन। 23 विजय राजेंद्र की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजाधिराज प्रथम, राजाधिराज द्वितीय। तो विजय राजेंद्र की उपाधि जिस चोल शासक ने धारण की थी वो है आपका सी, राजाधिराज प्रथम। और ये कह सकते हैं कि राजेंद्र प्रथम के बाद उसका जो प्रथम पुत्र था राजधिराज प्रथम, वो उत्तराधिकारी बना। और एक अभिलेख है मित्रों मणिमंगलम, अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि कल्याणी पर विजय के पश्चात उसने कल्याणी नगर में अपना राज्याभिषेक कराकर विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। 24 विजयनगर राज्य में आयंगर पुजारी था, स्थानीय प्रशासक, सैन्य अधिकारी या वित्तीय अधिकारी था। तो विजयनगर राज्य में आयंगर जो थे वो आपके थे बी, स्थानीय प्रशासक। और आयंगर मित्रों ये जो थे स्थानीय प्रशासक तो थे, और ये वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी भी थे। और ग्राम प्रशासन के लिए 12 शासकीय शक्तियों को नियुक्त किया जाता था, और इस जो 12 हैं शासकीय अधिकारी को ही आयंगर कहा जाता था। और एक विशेषता और भी है कि ये जो आयंगर थे अपने पदों को बेच सकते थे या गिरवी रख सकते थे। 25 किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की? आदित्य प्रथम, करिकाल, परांतक प्रथम, विजयालय। तो चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में आपकी की गई। अनुमान लगाइए मित्रों। डी, विजयालय। चोल साम्राज्य का उदय कौन सी सदी में हुआ? शताब्दी में 9वीं शताब्दी में हुआ। स्थापना विजयालय ने की 850 से 871, इसकी तिथि दिया हुआ है। विजयालय ने तंजावुर या तंजौर पर अधिकार करके मित्रों नरकेसरी की उपाधि भी धारण की थी, और शुरुआत में ये पल्लवों के सामंत के रूप में कार्य किया था। 26 मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें द्वितीय वर्ग था। तो पहले तो 7 वर्ग का देख लीजिए, व्यापारी, योद्धा, कृषक, दार्शनिक एवं शिक्षक। तो जो द्वितीय वर्ग था सी, कृषक। और ये जो 7 वर्ग थे, जो प्रथम वर्ग दार्शनिक, द्वितीय वर्ग किसान, और इसके बाद जो कह सकते हैं कि क्रमवत अहिर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद थे। और इस जातियों में जो सबसे अधिक संख्या थी वो थी किसानों की मित्रों, कृषक की। 27 रूपक सिक्के प्रचलन में थे मौर्यों के शासनकाल में, कुषाणों, शुंगों या गुप्तों के शासनकाल में? तो रूपक सिक्के आपके प्रचलन में थे मित्रों। अनुमान लगाइए। डी, गुप्तों के शासन काल में। और रूपक सिक्के कहा किसको जाता था मित्रों? ये कहा जाता था चांदी के सिक्कों को। किन सिक्कों को? चांदी के सिक्कों को। और सर्वप्रथम जो चांदी का सिक्का चलाया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। और कब चलाया था? जब पश्चिम भारत में मित्रों उसने शकों के विरुद्ध जो विजय थी उसके बाद। 28 जेतवन विहार कहाँ स्थित था? कौशाम्बी, श्रावस्ती, राजगृह, नालंदा। तो अनुमान लगाइए। जेतवन विहार आपका स्थित था बी, श्रावस्ती में। और श्रावस्ती वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में।
गौतम बुद्ध का क्या रिलेशन है श्रावस्ती थे? तो सबसे अधिक उपदेश यहीं दिए। और वर्षावास कहाँ बिताए? तो जहाँ उपदेश देंगे सबसे अधिक वहीं वर्षावास बिताए थे, वो जगह भी श्रावस्ती थी। तो मित्रों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे अधिक वर्षावास, सबसे अधिक उपदेश यहीं पे दिए गए थे। 29 रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटना। तो सही उत्तर क्या है? अनुमान लगाइए। ए लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। और लोथल से तो मान लीजिए मित्रों की हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है, लेकिन मिट्टी का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी कभी कभी प्रश्न आता है। तो वो है कालीबंगा से मिट्टी का पैमाना। लोथल किस नदी के किनारे है, कहाँ पे है? तो भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में है मित्रों। खोज किसने की लोथल की? 1957 में एस आर राव ने की थी, SR राव। मुख्य विशेषता क्या है इसकी? तो बंदरगाह है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 30 बराबर पर्वत क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? बौद्ध, आजीवक, श्वेतांबर, दिगंबर। तो बराबर पर्वत क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले आपके थे मित्रों बी आजीवक। ये और मित्रों एक इसमें जो विशेष कह सकते हैं कि अशोक के जो पुत्र थे दशरथ ने भी इन आजीवकों को रहने के लिए नागार्जुनी के पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो अशोक ने अगर इन भिक्षुओं को रहने के लिए बराबर पर्वत क्षेत्र पर गुफा का निर्माण करवाया था, तो अशोक के पुत्र दशरथ ने मित्रों नागार्जुनी की पहाड़ी पर गुफा का निर्माण करवाया था। 31 मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदम कद प्रतिमा संबंधित हैं मौर्य काल, शुंग, कुषाण या गुप्त काल से? तो सही उत्तर क्या है? संबंधित है सी कुषाण काल से आदम कद प्रतिमा। और कुषाण ही काल की मित्रों दो शैलियां हैं कला के क्षेत्र में, एक तो प्रथम मथुरा और द्वितीय गांधार शैली। और इन दोनों में से सबसे पुरानी कौन सी है? तो सबसे पुरानी है इसमें मथुरा कला शैली, क्योंकि वही प्रथम है। और लेकिन मित्रों सबसे अधिक कुषाण काल में किस शैली का विकास हुआ? तो वो है गांधार। अब देखिए कितना कंफ्यूजन वाला प्रश्न है मित्रों कि कुषाण काल में दो शैलियों का विकास हुआ, पहले मथुरा बाद में गांधार। सबसे पुरानी तो मथुरा है, लेकिन सबसे अधिक विकास हुआ किसका? गांधार शैली का। तो ऐसे ही प्रश्नों में मित्रों आंसर को बचाना है। 2, 4, 10 नंबर का कहीं अंतर होता है और ऐसे ही प्रश्न मित्रों अंतर करते हैं। चलिए 32 निम्नलिखित में से नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन था? तो नारद, गौतम, भरत, वाल्मीकि। तो सही उत्तर कौन सा है? नाट्य शास्त्र के रचयिता आपका सी भरत को माना जाता है। और भरत मुनि नहीं मित्रों, सर्वप्रथम रस का उल्लेख अपने जो प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र में किया था, रस का उल्लेख। और रस के कितने प्रकार बताए थे? वो 9 प्रकार बताए थे। और जैसे भरत मुनि ने बताया उसी प्रकार से जो एक आचार्य थे अभिनव गुप्त और मम्मर ने भी रस के 9 प्रकार बताए हैं। क्वेश्चन 33 बाबर ने अपनी आत्मकथा संस्मरण को किस भाषा में लिखा? अरबी, उर्दू, फारसी और तुर्की। तो सही उत्तर है अपना संस्मरण बाबर ने डी तुर्की भाषा में लिखा। और मित्रों ये बाबर जो था वो साहित्य में तो बहुत रुचि लेता था, और उसने जो अपनी आत्मकथा बाबरनामा, और जिसको तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है, और इसी बाबरनामा का मित्रों बाद में अनुवाद भी हुआ लगभग से 3 बार। और प्रथम 2 अनुवाद जो करवाया हुमायूं के पायंदा खां और जौना खां ने, जबकि तीसरा अनुवाद मित्रों
अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के समय किया? तो याद रखने की बात है, हुमायूं के समय में प्रथम 2 इसके अनुवाद हुए फारसी में, और अकबर के समय में तीसरा अनुवाद रहीम खान खाना ने करवाया। और इसी ग्रंथ में मित्रों, इसी आत्मकथा में तुजू के बाबरी बाबरनामा की ही आत्मकथा में मित्रों जो राजनीतिक दशा है, जीवन स्तर, फसल, फूलों का भी, यहाँ तक कि बहुत सारे पेड़ पौधों का भी वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में कौन अकबर के आदेश से लिखे गए मौलिक ग्रंथ थे? तो देख लेते हैं, तारीख अल्फी, अकबरनामा, आईन अकबरी या उपयुक्त सभी। तो अकबर के आदेश से लिखे गए जो मौलिक ग्रंथ थे कौन से थे? तारीख अल्फी था, अकबरनामा भी था, सभी थे मित्रों। तो डी करेक्ट आंसर। और इन ग्रंथों में मित्रों अगर हम कहें तो आईन अकबरी का बहुत अधिक महत्व है। और अकबर के सब बारे में मित्रों अगर कभी प्रश्न आए कि सबसे विश्वसनीय जानकारी कौन सी पुस्तक देती है, तो आईन अकबरी। लेखक अबुल फजल, नवरत्नों में से जो एक था। 35, आगरा और फतेहपुर दोनों लंदन से बने हैं, यह वक्तव्य किसने दिया? बर्नियर, मनुची, रॉल्फिच, हॉकिंस। तो यह वक्तव्य देने वाला आपका कौन था मित्रों? सी रॉल्फ फिच ने यह वक्तव्य दिया था। रॉल्फ फिच ने ही यह कहा था। हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। 36, निम्न में से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो सही उत्तर है बी, औरंगजेब ने गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। और कब किया? 1687 में मित्रों, 1687 में शामिल किया। बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर को मित्रों 86 में किया और गोलकुंडा को 87 में किया। और यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। और सोने की कुंजियों से खोलने से तात्पर्य मित्रों यहाँ पे ये है कि जैसा कि कई इतिहासकार कहते हैं कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा था तो बाहर सोने की अशरफियाँ बिखेर दी गई, इस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं इतिहासकारों के द्वारा। इसका ये मतलब नहीं है कि सोने की चाबी से खोला गया मित्रों, कुछ उपाय लगाया गया जिसमें सोने का इस्तेमाल हुआ। 37, निम्न में से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? इब्राहिम, शेरशाह, सिकंदर लोधी, अकबर। तो जिस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की, सी सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी ने मित्रों 1504 में, कब? 1504 में यमुना नदी के किनारे आगरा शहर की स्थापना की। और 1506 में ये जो आगरा था वो सिकंदर की राजधानी बनी। और ये भी पता है मित्रों कि ये विद्या प्रेमी था, गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। 38, अलाउद्दीन खिलजी को काफूर नामक दास कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो द्वार समुद्र, मालवा, गुजरात, रणथंबोर। तो अलाउद्दीन खिलजी को काफूर नामक दास आपका प्राप्त हुआ था, सी गुजरात से। और ये मित्रों जो दास था काफूर नामक दास, ये 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के हम लोग कह सकते हैं कि जो दक्षिण विजय थे उसमें मलिक काफूर का बहुत बड़ा योगदान था। 39, जहांगीर के काल में तमगा और मीर बहरी से आश्रय था। जहांगीर के विश्वास पात्र
शाहजादों के नाम, भूमि कर, नदी मार्ग की चुंगी। तो सही उत्तर है जहांगीर काल में तमगा और मीर बारी से आशय आपका था डी, नदी मार्ग की चुंगी से मित्रों। और ये मित्रों जो कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का नाव के माध्यम से आवागमन किया जाता था तो उस पर एक निश्चित मात्रा में कर देना अनिवार्य था, और नदी मार्ग की चुंगी से ही ठीक है। क्वेश्चन 40, रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था शेरशाह के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल या बाबर के शासनकाल में। तो रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण मित्रों आपके हुआ था ए, शेरशाह के शासनकाल में। और ये रोहतासगढ़ का जो निर्माण हुआ था उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए हुआ था मित्रों। जो हम कह सकते हैं कि ये जो अफगानिस्तान वाला इस तरह का जो क्षेत्र है सटा हुआ, उसी सीमा के लिए। 41, दीवान मुस्तखराज की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो दीवान मुस्तखराज की स्थापना मित्रों की गई ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और दीवान मुस्तखराज का संबंध मित्रों राजस्व व्यवस्था से था, और मेनली कहा जा सकता है कि ये जो राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और मोहम्मद तुगलक कृषि से संबंधित आमिर कोही की स्थापना की थी मित्रों, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 42, नादिर उल असर की उपाधि किसने धारण की थी? तो उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, अब्दुल फिजा, फिराक। तो नादिर उल असर की उपाधि धारण करने वाला ए, उस्ताद मंसूर। और जहांगीर के काल में ही ये उस्ताद मंसूर था, अच्छा चित्रकार था, और नादिर उल असर की उपाधि मिली। और ये जो उस्ताद मंसूर था मित्रों पशु पक्षी के चित्रों को बनाने में विशेषज्ञ माना जाता था। और इसी के समय में जो दूसरा अन्य था अबुल हसन मित्रों, ये अबुल हसन, इसको नादिर उल जमा की उपाधि मिली थी, और यह व्यक्ति के चित्र बनाने में निपुण था। जानवर उस्ताद मंसूर, आदमी अबुल हसन। 43, एक लोधी सुल्तान जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था वह था बहलोल लोधी, सिकंदर या इब्राहिम लोधी, या इनमें से कोई नहीं। तो वह सुल्तान जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था ए, बहलोल लोधी, और लोधी वंश का संस्थापक भी था। 1451 में मित्रों यह राजगद्दी पर बैठा। और एक जो लेखक थे अब्दुल्ला ने तारीख दाऊदी में लिखा है कि वह सिंहासन पर कभी नहीं बैठा। तो ये स्रोत क्या है? अब्दुल्ला का तारीख दाऊदी। और वह अपने जो सरदार थे उनके साथ बैठकर दरी पर बैठकर शासन चलाता था। और यही बहलोल लोधी था जिसका सिक्का क्या कहलाता था? बहलोली, बहलोली नहीं, कहीं कहीं मित्रों मिस्टेक से बहलोली लिख देता है, बहलोल सिक्का। 44, निम्नलिखित में से कौन बाबर की माता थी? कुतुब निगार खान, माहम बेगम, मरियम मकानी, या कोई नहीं उपयुक्त में से। तो बाबर की माता ए, कुतुब निगार खानम ये। और इसका जन्म 1483 मित्रों 1483 में फरगना में हुआ। पिता का नाम क्या था? याद करिए, उमर शेख मिर्जा। और बाबर पिता के पक्ष से तैमूर का 5वां वंशज और माता की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज माना जाता है। 45, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में सुल्तान कौन था? अबू बकर शाह, खिज्र खां, गयासुद्दीन तुगलक शाह,
नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो दिल्ली का सुल्तान उस समय आपके डी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। और यह आक्रमण कब हुआ था मित्रों? 1398 में। 46 पैबाकी था कर, भूमि, मंदिर, ग्राम सभा। तो पैबाकी आपका बी भूमि कर था। और मित्रों ये जो पैबाकी भूमि को मनसबदारों के वेतन के रूप में देने के लिए आरक्षित रखा जाता था। और मनसब मुख्यतः अकबर के शासनकाल की व्यवस्था थी, जिसमें मनसबदार को नगद वेतन और जागीर के रूप में भूमि दी जाती थी, जिससे उसे केवल राजस्व प्राप्त करने का अधिकार था। 47 निम्नलिखित में से किसे हुमायूं ने अमीर अकबर की उपाधि प्रदान की थी? मिर्जा हैदर, हसन निजामी, ख्वांद मीर, रुस्तम अली। तो सही उत्तर सी ख्वांद मीर। और यह इनकी अंतिम रचना है मित्रों, यह इनकी अंतिम रचना थी। और हुमायूं के शासनकाल के प्रथम कुछ वर्षों का घटनाओं का उल्लेख हुआ है और उसका प्रमुख स्रोत भी है। 48 निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी राजधानी में दान ए लंगर स्थापित कराया था? नासिरुद्दीन महमूद, हुमायूं, अकबर, फिरोज तुगलक। तो सही उत्तर डी फिरोज तुगलक, दान ए लंगर स्थापित कराया था। और इसी फिरोज तुगलक ने दीवान खैरात, दीवान बंदगान विभाग की भी स्थापना की। और फिरोज तुगलक को ही मित्रों सल्तनत कालीन का अकबर कहा जाता है। और यही फिरोज तुगलक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया। 49 दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ा? तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो सही उत्तर अनुमान लगाइए सी गयासुद्दीन तुगलक, पहला सुल्तान जिसने गाजी शब्द का प्रयोग किया। और कब गद्दी पर बैठा? 1320 में मित्रों। और यही गयासुद्दीन तुगलक था जिसने सर्वप्रथम कृषि के लिए नहरों का निर्माण करवाया। अंतिम प्रश्न इस सीरीज का 50 कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 सही है, हाँ कि ना? सही है। फतेहपुर सीकरी इबादत खाना की स्थापना 1574। तो ये मित्रों सही कि गलत? तो गलत। यह स्थापना मित्रों हुई थी 1575 में, 75 में हुई थी। और इबादत खाना जो मित्रों यहाँ 1575 में हुई, अकबर के शासनकाल में मित्रों, अकबर के शासनकाल में। और इबादत खाने में जो धर्मोपदेशकों को आमंत्रित किया जाता था, लेकिन कह सकते हैं कि शुरुआत में इस्लाम के ही धर्मोपदेशक जो थे आते थे। और उसी में काफ़ी और भी जब आने लगे तो काफ़ी विवाद हुआ। और उनके इस आचरण से, क्योंकि सभी लोग अपने धर्म की प्रतिष्ठा को सिद्ध करना चाहते थे, और दुखी होकर मित्रों 1578 में सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया अकबर ने। इसमें सी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।